कि आप लोगों के पास मैसेज गया कि नहीं। गया है ना? ओके, ठीक है। तो फिर गुड इवनिंग अगेन सर सबको। तो जीएसटी क्लास है। तो जीएसटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर चार्ज ऑफ जीएसटी चल रहा था, अगर आप लोगों को याद है, जो लोग लास्ट वीक में क्लास में थे, हम लोग वहाँ पर सर चार्ज ऑफ जीएसटी स्टार्ट किए थे। ऐसे देखो, जीएसटी स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, है ना, जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ जीएसटी आपको समझाया जाता है ना। मतलब एकदम जीएसटी का ABCD सब कुछ, मतलब पूरा जीएसटी का ओवरव्यू, जिसको हम लोग जीएसटी ओवरव्यू बोल सकते हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन लेवल में बताया गया। मतलब मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो लोग एक बार पूरा कंप्लीट कर चुके हो और रिवीजन चल रहा है, या फिर किसी किसी के लिए स्टार्टिंग से फ्रेश चल रहा है, तो वो तो समझ ही रहे हो। तो इंट्रोडक्शन लेवल में पूरा आपको जीएसटी का ओवरव्यू दिया जाता है, आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाता है कि जीएसटी कब है, क्या है, कब से आया। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेवल में सर हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी समझे, है ना। क्या समझे सर? सप्लाई अंडर जीएसटी, बिकॉज जब तक आपको सप्लाई समझ में नहीं आएगा तब तक आप जीएसटी नहीं समझ पाओगे। मतलब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट में बार रोज बोलता हूँ यही सब बातें, फिर से बोल रहा हूँ। आप प्रीवियस क्लासेस भी सुनोगे, आपको लगेगा कि सर यही बात तो पहले भी बोले थे, फिर से क्यों बोल रहे हो। सर क्या करें, जीएसटी को समझाने के लिए हर क्लास में आपको जोड़ना पड़ेगा, मुझे उपाय नहीं है। मतलब ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स बेसिकली लॉ। सिंपल बात है, टैक्स लॉज है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। पैसा मतलब टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू, और वो टैक्स रेवेन्यूज कहते हैं। ऐसे आप लोगों को मैं गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन भी शो करता हूँ बीच बीच में, आज भी फिर से दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट को जीएसटी से अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। मतलब मिलता भी है, और गवर्नमेंट चाहता है कि इससे और पैसा कलेक्ट करे। जैसे अभी शिवम बता रहा था कि बिहार में पेट्रोल डीजल का दाम तो देश भर में कम हुआ ही है, तो शिवम बता रहा है कि सर तेल का दाम कम हो रहा है फिर से, लेकिन दूध का दाम बढ़ रहा है। ऊपर से हर चीज़ में जीएसटी रेट आजकल इंक्लूड करके दिखा रहा है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि जीएसटी इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। ये तो आप लोग जानते हो ना सर, कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और जब तक उसके पास पैसा नहीं है तब तक वो मुश्किल में आ जाएगा। मतलब हमारा अलग अलग डिमांड पूरा करना, है ना, इतना बड़ा देश को संभालना। हाँ, मतलब कंट्री लाइक इंडिया 135 करोड़ पॉपुलेशन, और स्टिल ग्रोइंग, पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, जगह तो नहीं बढ़ता है ना। तो इतना बड़ा, इतना मतलब जो देश का साइज है उसके अंदर इतना सारा लोगों को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। तो इसमें जीएसटी गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है, सिंपल बात है सर। लेकिन ये जीएसटी कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट रूल्स बनाते हैं, और एज ए जीएसटी एक्सपर्ट्स, मतलब ऐसे हम लोग क्या है ना, हम लोग प्रोस्पेक्टिव जीएसटी एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो जीएसटी एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट से जीएसटी को बनाया है। जिसमें आपको मैं पहले पहले क्या बताया था, इंट्रोडक्शन लेवल में ओवरव्यू, फिर आया था सप्लाई, पूरा डिटेल्स हो गया। अगर किसी का भी सप्लाई मिस है, जस्ट जाओ और आपको, या फिर मेरे को बोलो, मैं लिंक शेयर करूंगा, आप देख लो पूरा जीएसटी जो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, कि मतलब सप्लाई होगा तो ही जीएसटी चार्ज होगा, जब तक सप्लाई नहीं तब तक जीएसटी नहीं। ऐसे बहुत सारे जगह जगह ऐसा देखा गया कि सप्लाई हो रहा है फिर भी जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है। एक्सेप्शंस पॉइंट है, नेगेटिव लिस्ट का एरिया है। तो बहुत बड़ा चैप्टर था सप्लाई अंडर जीएसटी। सर हम लोग करेंटली चार्ज में है सर, मतलब दिवाली से पहले मोस्ट प्रोबेबली, है ना। यस, दिवाली से पहले हम लोग चार्ज अंडर जीएसटी पढ़े थे। लास्ट वीक दिवाली के कारण क्लास हो नहीं पाया था। तो चार्ज अंडर जीएसटी, तो ये चार्ज क्या है सर? चार्ज का मतलब है भाई, जैसे कि लास्ट वीक भी बताया था, मतलब मतलब किस पे लगाना है जीएसटी। मतलब जीएसटी तो किसी पे चार्ज करोगे ना, तो किस पे चार्ज करोगे? इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे? ऐसे ही एक मतलब पोएट्री मेरे मुंह से निकला था रैंडमली, तो पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, बट मेरे को फिर से याद आ गया। ऐसे ये तो मैं रैंडम निकला था, तो मैं ये याद नहीं रहता। तो मतलब इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे, मतलब जीएसटी चार्ज किस पे करना है, इसके ऊपर बेसिस पे ये चार्ज ऑफ जीएसटी बना है। मतलब कब किस पे आप जीएसटी चार्ज करोगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट, जैसे देखो जीएसटी में दो कॉन्सेप्ट होता है ना। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, और एक होता है क्या रे, बताओ। एक फॉरवर्ड चार्ज, दो मैकेनिज्म होता है जीएसटी का, एक फॉरवर्ड चार्ज और दूसरा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज। थैंक यू नंदिनी। रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल सर, मतलब जो सप्लायर होता है उसको जीएसटी कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को जमा करना होता है। और एक कंसेप्ट होता है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है ना, जो रिसिपिएंट होता है, जीएसटी एक्चुअली उसी से कलेक्ट किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल केस में क्या होता है, इन रेगुलर सेंस सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, है ना। सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करेगा, जैसे मानो उधर कोई रिसिपिएंट है, ठीक है, ये जो आपको नहीं दिख रहा है, मानो कि कोई रिसिपिएंट है, उससे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया और इधर गवर्नमेंट है, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब रिवर्स चार्ज होता है तब क्या होता है सर? जो जो रिसिपिएंट है ना सर्विस का या गुड्स का, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा कर देगा। मतलब उसी को रिवर्स चार्ज बोलते हैं। मतलब सप्लायर के थ्रू से गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, उल्टा रिसिपिएंट डायरेक्टली सरकार के घर में जमा कर देगा। तो इसका एक लंबा लिस्ट है, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का लिस्ट हो चुका है लास्ट वीक, है ना, कि किसको किसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे इंक्लूड किया जाता है ना। याद है? चौथा, नील, नंदिनी, सबको याद है नहीं, बट फिर भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लास्ट बहुत डिटेल्स चर्चा हुआ था, याद आ रहा है सर। ओके। तो सर आज क्या करेंगे फिर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एक स्पेशल पॉइंट था, दो स्पेशल पॉइंट्स था। एक था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, याद है क्या आप लोगों को? हाँ सर, वेरी स्पेशल पॉइंट्स। मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं, मेनली ट्रांसपोर्टर होता है, उनका दो कॉन्सेप्ट बनाया गया था ना। अगर आप सस्ता वाला रेट में जाओगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आप थोड़ा हायर रेट में जाओगे, मतलब 12% में जाओगे तो आपको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा, 5% में रहोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट था पूरा जीटीए। तो वेरी इंपॉर्टेंट था जीटीए का कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके अंदर एक और एक इंक्लूड किया था, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। आज मैं मेनली आप लोगों के साथ कॉम्पोजिशन स्कीम डील करूँगा, ठीक है, जो वन ऑफ दी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब गवर्नमेंट को ये वाला चीज़ ना एक बहुत बड़ा तोहफा, मतलब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया इसमें, कॉम्पोजिशन लेवी या कॉम्पोजिशन स्कीम। तो ये क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम, इस पर बात करेंगे, ठीक है। लंबा चर्चा है। इसके अलावा सर एक रियल एस्टेट सेक्टर्स में जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर में उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बात करने का प्लान है सर। ये सभी चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर आता है। और डायरेक्टर्स का सर्विस के ऊपर एक पॉइंट है, वो भी चर्चा करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलते बोलते आप लोग भी थक जाओगे, बट दिमाग में बहुत कुछ आएगा। चलो सर, थकना मना है। तो चार्ज ऑफ जीएसटी, तो आई होप स्क्रीन आप लोगों को शेयर हुआ है ना सर? स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर, ओके। तो इसमें हम लोग, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चार्ज ऑफ जीएसटी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, बिकॉज कि एक होता है सर सप्लाई। सप्लाई में हमें ये पता चला था, सप्लाई अंडर जीएसटी में क्या पता चला था, सप्लाई अंडर जीएसटी में ये समझ में आया था कि सप्लाई हो रहा है तो जीएसटी चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर, है ना। इसका पूरा डिसाइड फैक्टर चार्ज ऑफ जीएसटी पे डिपेंड करता है। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे, मतलब जीएसटी चार्ज गवर्नमेंट किस पे करेगा, है ना। जीएसटी चार्ज गवर्नमेंट किस पे करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। जैसे कि ये देखो, फिर से गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन आपके सामने हाजिर है। ये वाला डेटा मैं आपको हर क्लास में दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाता होगा कि जैसे कि 6.1 ट्रिलियन ऑफ जीएसटी ये 2019-20 का डेटा है। 33.5 ट्रिलियन अगर गवर्नमेंट का ग्रॉस रिसिप्ट होता है तो उसमें से 6 ट्रिलियन गवर्नमेंट जीएसटी से कमाते हैं। तो जब गवर्नमेंट जीएसटी से कमाता है तो फिर चार्ज किस पे करता होगा, है ना। करंट टॉपिक के हिसाब से चार्ज ऑफ जीएसटी किस पे किया होगा, कैसे किया होगा, कौन कौन है जिस पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करता है, क्या कैसे लिस्ट को बनाया है, किस तरह से प्रोविजन को सजाया है, ये जानना ज़रूरी हो गया ना सर। यस, ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी सारा डिटेल्स पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास जिनका मिस है प्लीज़ मेरे से क्लास लेके फिर से एक बार देख लो। लास्ट क्लास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लिए थे, उसके साथ साथ इंडिया के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। इंडिया क्या है, मतलब इंडिया समझ में आएगा तभी ना चार्ज करोगे। इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होगा, ठीक है, उसको जीएसटी के अंदर लाया जाता है, तो इसलिए इंडिया बहुत वाइटल था, ठीक है। ये सब चीज़ डिस्कस हुआ था। इसके अलावा
हम लोग डिटेल्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एरिया RCM, वेरी वेरी हॉट एरिया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। RCM को भूलना नहीं है, RCM का लीस्ट को भी नहीं भूलना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे और पूरा लंबा लिस्ट, और लंबा लिस्ट के अंदर स्पेशली हम लोग पढ़े थे सर गुड्स ट्रांसपोर्ट। इसमें पूरा लिस्ट था, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो मेनली रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं, सप्लायर को बिना देके ही जीएसटी कलेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर रिसीव करता है, गवर्नमेंट को देता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा कर देता है ना। तो ये पूरा लिस्ट था, उसमें जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट लंबा चर्चा था, ठीक है। एक 6% और 12% का खेल था, 5% और 12% का, तो मैंने आप लोगों को समझा के रखा, और इसमें पूरा लिस्ट को आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के साथ डील किया था। अगर भूल गए तो फिर से एक बार क्लास देख सकते हो, याद आ जाएगा। लंबा रेस है, बड़ा लंबा था पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 16 कैटेगरीज ऐसा था जो RCM के लिए बड़ा फेमस पॉइंट्स है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट और भी काम चले जा रहे हैं सर गवर्नमेंट का, कि कहाँ कहाँ RCM लगाएंगे कहाँ नहीं, ठीक है। सिंपल गवर्नमेंट जब देखता है कि भाई सप्लायर को ढूंढना मुश्किल है तो रिसिपिएंट से ले लेते हैं, सिंपल बात है। गवर्नमेंट का सिंपल फंडा काम करता है, सप्लायर को ढूंढना मुश्किल है, जैसे कि फॉरेन का कुछ सर्विस चल रहा है, सप्लायर को ढूंढना मुश्किल है, कोई अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट से ले लेते हैं, सिंपल बात है। तो ऐसे आज भी कुछ पॉइंट्स डील करेंगे, आज भी कुछ ऐसा पॉइंट्स डील करेंगे। तो चलो मैं ऐसे, जैसे ये हो गया था गुड्स ट्रांसपोर्ट का, लंबा चर्चा था, हाँ काफ़ी डिटेल्स चर्चा था। फिर ये था मोटर व्हीकल सर्विस, रेंटिंग पर्सन्स लायबल टू बी जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, ये भी एक रिवर्स चार्ज में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ओके ठीक है सर, चलो तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए 2 मिनट वेट कर जाओ, कॉम्पोजिशन में अभी पहुंच जाते हैं सब। कॉम्पोजिशन जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मान सकते हो आप, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी है ना, आज के डेट में गवर्नमेंट को जो जीएसटी कलेक्शन होता है ना, उस जीएसटी कलेक्शन में कॉम्पोजिशन लेवी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो इसलिए आपको कॉम्पोजिशन लेवी समझना बहुत ज़रूरी है, और इट्स अ वेरी वेरी हॉट एरिया। सर हॉट क्यों बोलते हो, सर हॉट इसलिए बोलते हैं बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हॉट बोल देता हूँ मैं। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन लेवी इस तरह से मैं आगे बात करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। बट बिफोर दैट कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है सर, टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर। टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर, मतलब अगर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है तो उसमें जीएसटी का कुछ है क्या बात, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ। देखो, in order to determine the मतलब liability of tax on the remuneration paid to the directors, ऐसे special points कुछ, ठीक है। we first need to ascertain whether the director is an employee of the company or not, मतलब क्या director कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं, ठीक है। कुछ होते हैं ना इंडिपेंडेंट टाइप्स का, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब आप लोग कहाँ पढ़े हो, कंपनी लॉ में। अरे कंपनी लॉ में कितना तरह का डायरेक्टर्स होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक पूरा चैप्टर था डीन डायरेक्टर्स का, है ना, तो बड़ा लंबा चर्चा था। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोज डायरेक्टर्स by whatever name called who are not employees of the said company to such company in lieu of remuneration as the consideration for the said service, मतलब जो भी सर्विस उन्होंने दिया are clearly outside the scope of schedule 3। ऐसे 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये जीएसटी चार्ज मतलब सप्लाई ऑफ जीएसटी के एकदम स्टार्टिंग में ही आपको समझाया गया था of the GST Act and are therefore taxable as seen in the table given above illustrating the reverse charge service, ठीक है। एंट्री नंबर 6 में बोला है सच रेम्यूनरेशन पेड बाय द डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, मतलब सिंपल बात है, सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस दे रहा है डायरेक्टर, ठीक है। सर्विस कौन दे रहा है सर, डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बात चल रहा है, वो एम्प्लॉय है कि नहीं, नॉट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को। तो यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, डायरेक्टर है कि कंपनी है, बोलो ना सर, कंपनी है। तो फिर इस केस में क्या बोल रहे हैं, सच रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये भी एक आरसीएम का एग्जांपल है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक अनदर एग्जांपल है कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई पेमेंट किया जाता है तो वो भी आरसीएम कॉन्सेप्ट में होता है, मतलब डायरेक्टर से डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा, मतलब डायरेक्टर तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो डायरेक्टर से नहीं लिया जाएगा, कंपनी काट के पेमेंट करेगा, ठीक है, मतलब कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। बस ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
अच्छा, in case where it is ascertained that the director, irrespective of name and designation, is an employee, next step would be to examine whether all the activity performed by the director in the course of employer-employee relation, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ सर्विस है, और इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाइप का कुछ है क्या। तो इन दैट केस डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो तो सैलरी के अंदर आ जाएगा ना सर। द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस, उसमें टीडीएस लगता है ना। आप लोग तो जानते हो, सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हो सर, सैलरी के अंदर में टीडीएस के बारे में भी बात किया। अगर मतलब टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स इस तरह का कुछ अगर काट लिया जाता है तो बाद में उसका एडजस्ट करते हैं, तो बेसिकली अगर वो सैलरी होगा तो टीडीएस काट के होगा। तो कंपनी क्या करेगा, इन दैट केस टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, are not taxable being consideration for service by an employee to the employer in the course of relation to his employment in terms of schedule 3, मतलब शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है, तो ये सर्विस नहीं माना जाएगा इसको, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ जाएगा। फर्दर द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्यूनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी, अगर अच्छा कुछ रेम्यूनरेशन है जो सैलरी के छोड़ के अलग कुछ है इन द कंपनीज अकाउंट एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J ऑफ द आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, as fees for professional or technical service are treated as consideration for providing service which are outside the scope of, क्या होगा सर, which are outside the scope of schedule 3, मतलब जीएसटी के बाहर आता है, therefore taxable, मतलब सॉरी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आता तो टैक्सेबल हो जाएगा। Besides, as already discussed, the recipient of the said service, that is the company, is liable to discharge the applicable GST on reverse charge basis, मतलब शेड्यूल 3 जो है बेसिकली नेगेटिव का एरिया बताते हैं। तो अल्टीमेटली अगर सैलरी छोड़ के कुछ और पेमेंट अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देता है, ठीक है, मतलब मानो कोई डायरेक्टर है बट सैलरी के अलावा उनके अकाउंट्स में कुछ और सेपरेटली कुछ अदर देन सैलरी अमाउंट दिखता है, तो कंपनी को सिंपल सवाल किया जाएगा कि भाई अदर अमाउंट है, ठीक है, शेड्यूल 3 के नहीं अंदर नहीं आता है, मतलब जिसमें एग्जेम्प्टेड जीएसटी का कुछ एरिया है, क्या आप इसमें जीएसटी काट कर रहे हो, सिंपल बात है। तो वो जीएसटी काटेगा, और कौन काटेगा, डायरेक्टली कंपनी रिवर्स चार्ज के हिसाब से काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। ऐसे समझ में आ गया ना। जब डायरेक्टर और कंपनी के बीच में बात है तो कंपनी रिवर्स चार्ज के हिस्से पे, बिकॉज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, कंपनी है, तो कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो वो तो सैलरी के अंदर चला जाएगा, उसमें टीडीएस काटेगा, सेक्शन 182 194J का एरिया है टीडीएस काटने का, उसका अलग है, उसको इनकम टैक्स में डाल देते हैं। बट जब अगर सैलरी छोड़ के कुछ और इनकम अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को देता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, और उस केस में फिर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तौर पे कंपनी को जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करना होगा। बोलो सर, बात कुछ समझ में आया या नहीं? बोलो सर, बोलो क्या कहते हो, समझ कुछ आ रहा है कि नहीं? नील को समझ में आया, बाकी लोगों को, सभी को पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना सर? तो ये था बेसिकली जब कंपनी अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है तो उसमें जीएसटी का क्या खेल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टर का रिलेशनशिप कंपनी के साथ कैसा है, ये आपके मन में सबसे पहले सवाल होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर का रिलेशन विद कंपनी कैसा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है कि जीएसटी का क्या होगा। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो खेल अलग होता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उसके लिए देखा जाएगा कि सैलरी में कितना जा रहा है, तो बाकी पोर्शन अगर कुछ है तो उसमें फिर से रिवर्स चार्ज के हिसाब से चार्ज हो जाएगा, है ना सर। तो बस ये एक स्पेशल एरिया था रिवर्स चार्ज का, तो मुझे लगा कि एक बार बता देते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह का अगर कभी भी कुछ ऐसा सवाल कर ले तो आपके माइंड में रहेगा कि सर ऐसा था प्रोविजंस। ओके, टैक्स पेबल बाय द ईसीओ। ईसीओ कौन है सर? इको या ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विस। सर ये क्या है नोटिफाइड सर्विस का, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स वाले कौन होते हैं सर? ई कॉमर्स वाले बोलो ना, जैसे फ्लिपकार्ट, हाँ ऑनलाइन बिजनेस, वेरी गुड सर। जैसे कि फ्लिपकार्ट वाले, अमेजन वाले, बहुत सारे हैं ना।
तो पे फ्लिपकार्ट में ही चला गया। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता हूँ 2 मिनट, सर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरे को कोई थोड़ी ना पेमेंट करता है, मैं तो आपको कुछ डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। सर यहाँ पर आपको सेलर दिख रहा है, देखो तो, सेलर दिखाई दिया? यस सर। सर आपको लग रहा है फ्लिपकार्ट बेच रहा है, बट एक्चुअली फ्लिपकार्ट किसी के बिहाफ में आपको दे रहा है, इसका सेलर कोई और है। सुपर कॉम नेट ये एक्चुअली सेलर है। ठीक है, और भी है, होगा, इसका पूरा लाइसेंस नंबर वगैरह भी दिया हुआ है आपको, और भी दिखेगा यहाँ पर, मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आपको सेलर्स दिखता है। ठीक है, मतलब 2-3 सेलर्स भी किसी किसी केस में आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सर कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना सर, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो यहाँ पर खेल कुछ ऐसा है सर, ये टैक्स पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विस, कुछ नोटिफाइड सर्विस है, तो उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो जीएसटी पेमेंट के बारे में बात है, उसके बारे में जीएसटी क्या कहता है, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन who owns, operates or manages an electronic platform for supply of goods or service और both, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। रिसेंटली बहुत बड़ा 2 कंपनी, एक नाइका मार्केट में सुपर डुपर हिट है, आप लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट में भी डिस्कस इसके बारे में बहुत होता है। पेटीएम सुपर डुपर हिट तो नहीं है, बट मार्केट में मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ठीक है, ऐसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छा है सर। तो जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर में बहुत सारे हैं, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। समटाइम्स e-commerce operator itself supplies the goods or service displayed on its electronic portal. However, कभी कभी ये खुद करता है, कभी कभी many a times the product or service displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer, मतलब कोई और उसको सप्लाई करता है। When a consumer place an order for a particular product or service on this electronic portal, the actual supplier supplies the selected products और सर्विस टू द कंज्यूमर, मतलब अगर कोई दूसरा, मतलब उसी पोर्टल में लिस्टेड कोई चीज अगर कोई दूसरा सप्लायर आपको देता है, तो प्राइस और कंसिडरेशन फॉर दैट प्रोडक्ट सर्विस इज कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो प्राइस है और जो भी उस प्रोडक्ट का दाम है वो आप किसको दे रहे हो, फ्लिपकार्ट को दे रहे हो फ्रॉम द कंज्यूमर, एंड पास्ड ऑन टू द एक्चुअल सप्लायर। उसके बाद एक्चुअल सप्लायर के पास पहुंचते हैं कमीशन काटने के बाद, है ना सर, कमीशन काटने के बाद। जैसे ऐसे, जैसे मानो कि आप ओला उबेर में चढ़ते हो, कैब किसी और का है ना, लेकिन उबेर वाले, उबेर के थ्रू से आपने कैब में बैठा। अब उबेर जब पेमेंट, मतलब बेसिकली आप पेमेंट किसको करते हो, अगर आप उसको देते हो तो ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन मानो उबेर कोई दे रहा है, ठीक है, तो उबेर क्या करेगा, काट के उसको देगा। ओयो रूम में अगर आप मानो रूम ले रहे हो, ओयो होटल्स है ना सर, ओयो रूम्स, ओयो रूम में आप ओयो ले रहे हो, तो ओयो को पेमेंट करोगे तो ओयो क्या करेगा, ये सब सर्विस में बात कर रहा हूँ। अरे सुने हो कि नहीं सुने हो, ओयो रूम, ये सब नाम, ओयो, उबेर, ये सब सुने हो कि नहीं? यस सर। यस, नॉट जस्ट गुड्स, हाँ, सर्विस के केस में भी देख लो। ओयो का क्या है टाइटल, क्या है, oyo.com, OYO भी बोलते हैं कोई कोई, ओयो, यस, कुछ इस तरह का ये रहा। मानो कि ओयो के थ्रू से आपको कोई रूम कहीं किसी शहर में जाके ठहरना है, तो आप वहाँ पर बुकिंग किए, पेमेंट होटल में जाके नहीं, या होटल वाले को नहीं, आप डायरेक्टली ओयो को पे कर दिए, तो ओयो आपके थ्रू से पेमेंट ले लिया, फिर कमीशन काट के प्रॉपर्टी वाले को दे दिया जिसका प्रॉपर्टी है ना। ये देखो कितना सारा प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको लिस्टेड दिख जाएगा, ढेर सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको लिस्टेड दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, इको फ्रॉम कंज्यूमर एंड पास्ड ऑन द टोटल एक्चुअल सप्लायर आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कमीशन बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो कमीशन काट के दे देगा। The government may, on the recommendation of the GST Council, notify specific categories of service tax, that is CGST, SGST or IGST, on supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. Few services have been so notified. For instances, कुछ example, service by way of transportation of passengers, by radio taxi, जैसे कि ओला उबेर का बात चल रहा है, ओला उबेर, फिर आजकल ये बाइक टैक्सी एक है ना सर, मोटर कैब, क्या नाम है, रैपिडो, यस सर। है ना, रैपिडो, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह का जो
कंपनीज है वो भी आप ले सकते हो। मतलब नोटिफाइड सर्विस में गवर्नमेंट ने इस तरह का रूल्स ला दिया कि भाई कलेक्शन करके कमीशन, मतलब अल्टीमेटली एक्चुअल सप्लायर पे वो शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ गया सर? तो कुछ नोटिफाइड इस तरह का वो दे दिया कि टैक्स पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विस। मतलब इस केस में ओला उबेर वाले को या फिर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है गवर्नमेंट उसी को पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मीडिएटर है यहाँ पर। वो यहाँ पर कौन है? मीडिएटर है। एक्चुअल सप्लायर कोई और हो सकता है, एक्चुअल सप्लायर कोई और हो सकता है, बट गवर्नमेंट मीडिएटर को लेगा, मतलब जिसके थ्रू से एक्चुअली पब्लिक या कंज्यूमर प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। समझ में आया सर? और जो अब जीएसटी समझ में आ रहा है ना, तो ये सब चीजें थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक लिस्ट है क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी, ठीक है सर। ये जीएसटी का क्लासिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब ऐसे किताब जैसे लिखते हैं कुछ उस तरह से क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट एप्लीकेबल ऑन ए पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, one needs to first determine the classification of such goods or services. Classification of goods and services assumes significance since there are different rates prescribed for supply of different goods and services. मतलब आपको मैं आज बताऊंगा कि क्या क्या रेट करेंटली है। अगर किसी का एग्जाम नवंबर दिसंबर में है तो पुराना जो नोट्स है आप वो वाला रेट फॉलो करना, ठीक है। अगर किसी का एग्जाम इसके बाद में कभी अपेयर करेगा कोई, मतलब लाइक मई जून में अपेयर करेगा, तो इन दैट केस आप ये रेट फॉलो कर सकते हो। मतलब रेट में थोड़ा चेंजेस होगा। अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो आप पुराना नोट जो है आपके पास वो फॉलो कर सकते हो, वही फॉलो करना। और क्योंकि रेट में चेंजेस आता रहता है, ठीक है सर। और जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा लेटेस्ट है इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल दे रहा हूँ। तो इसमें देखो आपको अपडेट थोड़ा हो जाएगा कि भाई करेंटली क्या चल रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, classification of goods means identification of the chapter, heading, subheading and tariff item in which a particular product will be classified. जैसे ये जो मतलब जो गुड्स का क्लासिफिकेशन को इस तरह से लिखा जाता है, एक सेक्शन होता है, उसके अंदर चैप्टर होता है, उसके अंदर हेडिंग होता है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग होता है, फिर उसके अंदर टैरिफ आइटम होता है। इस तरह से पूरा का पूरा जीएसटी को लिखा जाता है गुड्स के बारे में। तो चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम are referred in schedule of the rate notification for goods under GST, are the chapter heading, subheading and tariff item of the first schedule to the Custom Tariff Act 1975. Indian custom tariff is based on HSN. HSN क्या है सर? Harmonized System of Nomenclature. सर ये क्या है? Harmonized System of Nomenclature. इसके ऊपर तो मेरा पूरा एक स्पेशल क्लास है, ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आप डिटेल्स में एक बार HSN को समझना। मैं अभी फिलहाल आपको कुछ बातें HSN के बारे में बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे देश में, नॉट जस्ट इन इंडिया, आवर कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये HSN फॉलो होता है सर। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो गुड्स है उसको एक लिस्ट, गुड्स हो या सर्विस, उसका एक सिस्टम नोमेनक्लेचर बनाया जाता है। स्पेशली गुड्स के केस में HSN होता है, तो HSN कोड होता है। जैसे इंडिया में अप टू 8 डिजिट तक फॉलो होता है। मैं आप लोगों को बोला कि HSN का पूरा एक क्लास है सर्विस के लिए और गुड्स के लिए भी, तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप मस्ट उसको जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। तो मतलब किस तरह से गुड्स का टैरिफ आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा गुड्स क्या है, मतलब वो कोड देख के समझ में आ जाता है कि भाई इसमें क्या चीज है, किसमें मोजा है, किसमें गामछा है, किसमें कपड़ा है, किसमें जूता है, वॉट एवर, ठीक है। मतलब आपको सब समझ में आ जाता है जो लोग इसमें काम करते हैं। तो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड इसके अंदर ये जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इट कंप्राइजेस अबाउट 5000 कमोडिटी ग्रुप्स। 5000 कमोडिटी ग्रुप को एक जगह में लाया और ईच आइडेंटिफाइड बाय ए 6 डिजिट कोड। कोड कैन बी एक्सटेंडेड, 6 की जगह कोई 8-10 ले सकता है। अरेंज्ड इन ए लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल्स टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। इंडिया अभी तक HSN कोड को 8 डिजिट तक एक्सटेंड कर चुका है, ठीक है। इसके अंदर टैरिफ आइटम मतलब टैक्स रेट के बारे में बात कर रहा है, गुड्स का कोड के बारे में HSN बात करता है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर के अंदर, सेक्शन के अंदर गुड्स को अलग से बताया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर इस तरह से इसको लिखा जाता है। तभी जाके कौन सा गुड्स जीएसटी के अंदर, जब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो उसमें गुड्स का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। मैं आप लोगों को HSN का क्लास शेयर कर दूंगा आज के क्लास के बाद ही, आप लोग मस्ट गो थ्रू करना सब, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है पूरा एकदम स्टोरी वाइज है, पूरा क्लियर हो जाएगा। So consequently, under GST, goods are classified on the basis of HSN in accordance with the rules for the interpretation on the custom tariff. Similarly, सर्विस के बारे में भी कुछ कहा गया है। सर्विस भी अलग अलग उपाय में सर्विस को भी बोला।
as new scheme of classification of service has been levied under GST. It is a modified version of United Nations Central Product Classification. Under this scheme, the service of various description have been classified under various sections, headings and groups. Chapter 99 has been assigned for service. This chapter has the following sections. सेक्शन 5 में कंस्ट्रक्शन सर्विस के बारे में बोला गया, ठीक है, जीएसटी लॉ के अंदर. सेक्शन 6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विस, अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्शन 6 के अंदर बोला गया. चैप्टर 9 के सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विस, रियल एस्टेट सर्विस एंड रेंटल एंड लीजिंग सर्विस. सेक्शन 8 के अंदर बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विस एंड सेक्शन 9 के अंदर कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस. इस तरह का मिसलेनियस सर्विस को रखा गया. मतलब किस तरह का सर्विस को जीएसटी के अंदर कैसे नोट किया गया है, ठीक है, और उसको कौन से सेक्शंस में बताया गया है. समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? इस तरह से चैप्टर, उसके अंदर सेक्शन, उसके अंदर हेडिंग, उसके अंदर ग्रुप, फिर उसके अंदर टैरिफ आइटम या फिर सर्विस कोड, जिसको सर्विस कोड के केस में सर्विस कोड या फिर HSN कोड गुड्स के केस में आपको. तो HSN का वो जो क्लास है ना, उसी में आपको गुड्स के बारे में भी सर्विस के बारे में भी दोनों बताया गया है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो सर. यस सर. किस तरह से गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई करते हैं डिपार्टमेंट जीएसटी लॉ, ठीक है. यहाँ पर कुछ रेट जो करेंटली चल रहा है, जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है सर. जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स. Broadly, 6 rates of CGST have been notified in 6 schedule of the rate notification for goods. For example, 0.125 ये पहले नहीं था, ठीक है. 0.125 मतलब बेसिकली ये CGST है तो आप SGST जोड़ लेना जब इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है. तो 0.125 प्लस 0.125. सिमिलरली ये 1.5 मतलब 1.5 प्लस 1.5 3. 2.5 मतलब 2.5 प्लस 2.5 3. इस तरह से, ठीक है. 6% मतलब 12, 9% मतलब 18, 14 मतलब 28, ठीक है. बिकॉज ये CGST है तो अब SGST UTGST को भी इक्विवेलेंट ऑल्सो लिभाबल. मतलब जितना CGST चार्ज होगा इंट्रा स्टेट के केस में, यू ऑल नो, उतना ही SGST भी चार्ज होता है. इसलिए आप लोग देखना जब भी चार्ज होता है इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST प्लस SGST चार्ज होता है. मतलब अगर 1.5% CGST है तो 1.5% ही SGST चार्ज होगा, ठीक है. सिमिलरली IGST किस तरह से, ये देखो 0.25%, ये सब न्यूली आया है सर. पहले के नोट्स किसी के पास है तो आपको 0.25 शायद नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है. 3%, 5%, ठीक है. मतलब ये टोटल करके जब IGST कब होता है? हाँ सर, IGST कब चार्ज किया जाता है? जब इंटरस्टेट हो, ठीक है. जब स्टेट चेंज हो जाता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाओ, तमिलनाडु से तेलंगाना जाओ, जहां मर्जी जाओ, बट स्टेट चेंज करो तो IGST चार्ज हो जाएगा. तो उसमें टोटली चार्ज होता है. मतलब 0.125 प्लस 0.125 दोनों जोड़ के, जैसे यहाँ पर CGST एक ही होता है अल्टीमेटली बात, तो अल्टीमेटली इस तरह का रेट सिस्टम करेंटली चलता है. सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. कुछ गुड्स है जिसको एग्जेम्प्टेड लिस्ट है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबब्ली एग्जेम्प्टेड में बताऊंगा. तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में पूरा लंबा लिस्ट है कि क्या एग्जेम्प्ट है, क्या क्या है, इस तरह का. सिमिलरली सर्विस का भी कुछ रेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है CGST रूल के अंदर, ठीक है. 0.75 अगर इसको जोड़ दोगे तो 1.5 IGST के केस में. 0.2.5 मतलब जोड़ोगे तो फिर 5, ठीक है. 3.75 जोड़ोगे तो 7.5, 6% जोड़ोगे तो 12, 9% जोड़ोगे तो 18, 14% जोड़ दोगे तो 28%. कुछ ऐसे भी हैं जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स हैज बीन नोटिफाइड. ऐसा भी कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है. जिसका लिस्ट आप लोगों को मैं मतलब फर्दर चैप्टर में डिटेल्स में बताऊंगा. अच्छा, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स बातें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो सर. सर्विस ऑफ गैम्बलिंग. सर गैम्बलिंग जानते हो आप लोग? गैम्बलिंग क्या होता है? हाँ सर जुआ. जुआ सर जुआ खेलना, कुछ लीगल जुआ कंपनीज है सर, ठीक है. कैसीनो टाइप्स, अरे सुने हो ना, कैसीनो टाइप्स ऐसे एक कंपनी है, मेरा स्टॉक होल्डिंग है इसमें. क्या नाम है? डेल्टा कॉर्पोरेशन. ये काफ़ी अच्छा स्टॉक अभी इसका ग्रोथ किया है लास्ट 1 साल में, ठीक है. आई होप आप लोग देख पा रहे हो. ऑलमोस्ट 100 समथिंग कुछ चल रहा था, तब से ये 296 अभी कुछ चल रहा है, ठीक है. तो डेल्टा कॉर्पोरेशन, ये देखो सर क्या लिखा है. प्रीवियसली known as Arrow Apex Limited is an Indian gaming and hospitality corporation that owns and corporate casinos and
होटल्स अंडर सेवरल लैंड, कैसीनो वगैरह जहाँ पर जुआ वगैरह नॉर्मली खेला जाता है। ठीक है सर, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस में आपको बताया, कुछ लीगल है, स्पेशली गोवा में ज़्यादातर कंपनीज लीगल है, अदर प्लेसेस में उतना नहीं दिखता है। अच्छा, तो सर्विस ऑफ गैम्बलिंग, सर्विस बाय ऑफ एडमिशन ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स, अगर किसी जगह में एंटरटेनमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़, हाँ, लाइक निको पार्क, लाइक एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड जानते हो सर, इंडिया का बहुत बड़ा एक अम्यूजमेंट पार्क है, बॉम्बे में है सर, बहुत बड़ा है। ऐसा और भी है, जैसे कोलकाता में निको पार्क है, भुवनेश्वर में भी मोस्ट ऑफली निको पार्क ही है, ऐसे दिल्ली में भी कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता अभी। तो एडवेंचर अम्यूजमेंट आइलैंड, क्या है? एडवेंचर आइलैंड। एडवेंचर आइलैंड, चलो मिल गया पता। ठीक है, सिमिलरली बेंगलोर में भी कुछ होगा, किसी को पता है तो बोल दो बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर होता है। तो अम्यूजमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कैसीनोज, रेस क्लब, एनी स्पोर्टिंग इवेंट सच एज आईपीएल एंड द लाइक, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, मतलब रेस कोर्स में ऐसा होता है सर, टोटलाइजेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जो घोड़ दौड़ होता है ना सर वहाँ पर, और ए लाइसेंस टू ए बुक मार्कर इन सच क्लब, मतलब जो घोड़ा का जो रेस क्लब होता है अपने कोलकाता में है सर रेस कोर्स, अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ 28%, जिसमें 14% सीजीएसटी और 14% आई एसजीएसटी, या फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो जाए तो 28% आईजीएसटी। ए नंबर ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू ए लोअर रेट ऑफ टैक्स, दैट इज 5% का, जैसे कि 2.5% का सीजीएसटी, 2.5% का एसजीएसटी, या फिर 5% का आईजीएसटी। जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में अब मैं लास्ट दिन ही बता दिया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था आप लोगों को कि अगर 5% चार्ज हो रहा है तो फिर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, subject to the condition that credit of input tax charge on goods and service used in supplying said service has not been taken। अगर आप इनपुट क्रेडिट नहीं लोगे तो आप 5% चार्ज करो जीटीए में, मतलब जो जीटीए का जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, नॉर्मली रिसिपिएंट पेमेंट करेगा बट सर्विस प्रोवाइडर तो जीटीए रहेगा ना, तो 5% के केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर आप 12% के स्लैब में जाओगे तो आपको आईटीसी मिलेगा। नॉर्मली जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनीज होते हैं वो 12% स्लैब में आ जाते हैं बिकॉज दे नीड आईटीसी। ठीक है, छोटा मोटा कंपनीज को आईटीसी का मुश्किल हो जाता है, जो ज्यादातर केस में अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस करते हैं वो लोग 5% के स्लैब में जाते हैं सर। मतलब जो रजिस्टर्ड बिजनेस करता है ना वो लोग आईटीसी का खेल में उनको बड़ा मजा आता है, बट जिनका रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड बिजनेस बहुत ज्यादा है वो लोग मतलब आईटीसी के खेल में नहीं जाएगा, और जो स्मॉल रेट ऑफ टैक्स है उसमें काम करता है, जैसे कि 5% दे देगा। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। सर्विस नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग, टैक्स एट द रेट ऑफ, मतलब ऊपर में जो नहीं है ऐसा बहुत सारा है जिसमें 18% है, ठीक है, उसमें 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, या फिर 18% का आईजीएसटी चार्ज होता है। इसमें एक स्पेशल फैक्ट आपको बताते हैं, चलो सर कॉम्पोजिशन में तो अभी तक बात की ही नहीं, हाँ सर आएंगे कॉम्पोजिशन में बात करेंगे, राइट। इन द फॉलोइंग पैरास एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन रियल एस्टेट सेक्टर्स हैज बीन ब्रीफली डिस्कस। चलो, रियल एस्टेट सेक्टर्स तो जानते हो सर आप लोग, अरे प्रोमोटर वाले जो घर बनाते हैं, अभी फिर से मार्केट बूम हो गया मुंबई में, रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूमिंग है, देयर आर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं मार्केट में रियल एस्टेट में, हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। तो ये रियल एस्टेट का जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। सर आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना एक बार। यस सर। यस सर। ज्योति का आवाज नहीं आ रहा है, नंदिनी। यस सर। यस सर, हाँ सर। ओके देखो, The effective rate of GST on real estate sector for the new project by promoters are as follows। देखो प्रोमोटर के केस में, मतलब प्रोमोटर को पेमेंट करना पड़ता है ज्यादातर केस में सर 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस। सर अफोर्डेबल हाउस किसको बोलते हैं, ये एक स्पेशल डेफिनेशन है, जान के रखो सर, कि घर का भी अलग अलग तरह होता है, तरह मतलब टाइप्स ऑफ, ठीक है, तरह मतलब टाइप्स ऑफ घर होता है, मतलब कैसा प्रोजेक्ट है प्रोमोटर के पास, क्या प्रोमोटर अफोर्डेबल हाउस बना रहा है, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल में आता है, सर जिसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर, मेट्रो सिटी, अगर मेट्रो सिटी है सर, मेट्रो सिटी मतलब कौन कौन आ जाएगा, मेट्रो सिटी मतलब क्या क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और अभी तो बहुत जगह हो गया।
नाम बताओ। गुजरात। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में यहाँ पर 22 दिख रहा है, बट टॉप 8 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे तो 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होने से उसको मेट्रोपॉलिटन रीजन डेफिनेशन वाइज कहा जाता है सर, ठीक है। फिर यहाँ आपको ये देखो, यहाँ यहाँ इंडिया का 22 मेट्रो सिटीज़ का एरिया दिख रहा है। सालेम, अच्छा दिखाई दे रहा है क्या? देखो लिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज, हाँ लिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जिसमें सबसे ऊपर एनसीआर है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान भी आता है। इनको मिला के पॉपुलेशन काउंटिंग ऑलमोस्ट कितना रे, 2,57,35,000, ठीक है। मुंबई है सर 2,08,00,000। कोलकाता वेस्ट बंगाल 1,85,40,000 मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठीक है। मतलब सिर्फ कोलकाता शहर का बात नहीं चल रहा है, कोलकाता एंड उसका मतलब मेगा सिटी कोलकाता ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कोलकाता एंड उसके आसपास में जैसे न्यू टाउन, उधर बारासात से लेके बारुईपुर तक बहुत बड़ा एरिया है सर, जो कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। मेगा सिटी कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन कोलकाता, ठीक है। 1,85,40,000 करोड़ों में जा रहा है सर, 2 करोड़ के आसपास हो गया। चेन्नई में आ गया सर 1,33,253। तमिलनाडु, ओके। बेंगलोर आ जाता है सर, कितना, 1,57,06,167। उसके नीचे हैदराबाद आएगा, 97 लाख में है हैदराबाद। अहमदाबाद है सर, जानकारी के लिए एक बार बता दे रहा हूँ सर, याद रखिएगा। हैदराबाद है 97, अहमदाबाद है गुजरात में 83 लाख, पुणे है महाराष्ट्र में 72,76,000, विशाखापत्तनम 60 लाख का, बाप रे बाप ये एरिया भी बहुत बड़ा हो गया। कानपुर 58 लाख समथिंग, सूरत 44 लाख समथिंग, पटना 38 लाख समथिंग, जयपुर 38 लाख समथिंग, कोयम्बटूर 28 लाख समथिंग, नागपुर 24 लाख समथिंग, रायपुर 29 लाख समथिंग, कोची 21 लाख, कोझिकोड 20 लाख, तिरुवनंतपुरम 16 लाख, मादुराई 14 लाख, जोधपुर 11 लाख, सालेम 11 लाख। समझ में आ रहा है सर? दीज आर बेसिकली मेट्रोपॉलिटन। ऐसे रूल्स है मेट्रोपॉलिटन एरियाज का, एरिया हैविंग a population of 10 lakh or 1 million or more, comprised in one or more district and consisting of 2 or more municipalities or panchayats or other contiguous areas specified by the governor of the public notification by a metropolitan area, ठीक है। तभी जाके वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है। ये इंडिया का 74th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बताया गया। ओ सर बोलो, समझ में आ गया? तो करेंटली इंडिया में 22 मेट्रोज हैं। यस सर। ठीक है, ऐसे टॉप 8 मेनली आता है, काउंट में आता है ज़्यादातर केस में, बट अगर ओवरऑल एकदम डेफिनेशन बुक वाइज चला जाए तो फिर सर एकदम सर 22 है। तो एफोर्डेबल हाउस अगर 60 स्क्वायर मीटर का है मेट्रो सिटीज में, यहाँ पर सर मेट्रो सिटी। अगर नॉन मेट्रो है, मतलब ये जितना सिटीज का नाम आपको दिखाई दिया ना, इनको छोड़ के बाकी कोई भी शहर, ठीक है, 90 स्क्वायर मीटर का एरिया, वैल्यूएशन होना चाहिए अप टू 45 लाख का घर। अफोर्डेबल हाउस 45 लाख तक काउंट होता है सर, 45 लाख। शहर होगा तो 60 स्क्वायर मीटर का एरिया, अगर नॉन मेट्रोज होगा, मतलब बड़ा शहर को मेट्रो बोलते हैं, छोटा शहर या फिर कोई और जगह नॉन मेट्रोज 90 स्क्वायर मीटर, वैल्यूएशन होना चाहिए 45 लाख, तब जाके उसको क्या बोलोगे सर, अफोर्डेबल हाउस। ये समझ में आ गई नहीं? यस सर। कितना जीएसटी? 1% पेमेंट करना है। आईटीसी मिलेगा क्या? इनपुट क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं लिखा विदाउट आईटीसी। यस सर, नो ITC। 5% विदाउट ITC इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउस। मतलब अफोर्डेबल हाउस जो अभी आपको मैं समझाया उसको छोड़ के, कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिस एटसेट्रा इन ए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट in which the carpet area of commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all apartments। मतलब नॉर्मली देखो, कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज जहाँ पर शॉप्स बनता है, ऑफिस बनता है एटसेट्रा,
इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे तो वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जहाँ पर लोग रहने के लिए रहेगा, बट उसके आसपास में उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दुकान भी बनेगा, ठीक है, जिसमें शॉप्स हो सकता है, ऑफिस भी रह सकता है। बट शॉप्स या ऑफिस मतलब मानो कि ये टोटल एरिया है, इस टोटल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में RREP, ठीक है, इस टोटल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा एरिया भी होना चाहिए जो शॉप्स एंड ऑफिस के लिए यूज होगा, ठीक है, जो कितना होना चाहिए, टोटल कारपेट एरिया का कितना परसेंट था, 15%, नॉट मोर देन 15%, ठीक है, तभी जाके आप उसको कमर्शियल अपार्टमेंट बोलोगे, सच एज शॉप्स, ऑफिस एक्सेट्रा इन ए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स। तो उसमें 5% का जीएसटी अप्लाई होता है, बट इसमें भी जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया सर? तो फिर क्या क्या कंडीशन लग गया सर? अब आप टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट आपको रियल एस्टेट में बोला, ये जो इनपुट या इनपुट सर्विस मतलब जो भी परचेस किया जाता है ना, उसका 80% ऑफ द इनपुट्स या इनपुट सर्विस, ठीक है, अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज लैंड एक्सेट्रा अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन फोरम प्रीमियम सलामी डेवलपमेंट चार्जेस एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जो 80% सर्विस प्रोमोटर इनपुट जो ले रहा है मतलब परचेस कर रहा है, यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस मतलब जो वो खुद सप्लाई देने के लिए लेता है, परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 80% रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करना चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल माना जाएगा। मतलब ये जो 1% का आईटीसी या 5% का आईटीसी वो लेगा ना, इसका 80% ऑफ दिस इनपुट मतलब जो टोटल परचेस वो करेगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड से आप खरीदारी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है सर? टोटल एक प्रोजेक्ट को बनाने में अगर 100 रुपीज खर्चा होता है या 100 करोड़ खर्चा होता है व्हाटएवर, इसका 80% इनपुट मतलब परचेस रजिस्टर्ड से होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है सर? तभी जाके वो 1% और 5% का जो सिस्टम है जीएसटी पे का, उसमें आप अपने आप को डाल सकते हो। बोलो तो था, बोल बोझा अच्छे तो ठीक है, ओके। लेकिन सर अगर बाई चांस मानो इफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80%, प्रोमोटर हैज टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। इन दैट केस प्रोमोटर को आरसीएम देना पड़ेगा। बट 1% 5% के केस में आप सप्लायर कलेक्ट आपसे कलेक्ट करके सप्लायर पेमेंट कर देगा, बट इस केस में प्रोमोटर जो है उसको देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में, बिकॉज अनरजिस्टर्ड के पास तो गवर्नमेंट जाएगा नहीं, है ना, तो फिर प्रोमोटर को ही पकड़ा जाएगा। तो ये वाला बात यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। प्रोमोटर हैज टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अगर 80% से कम अमाउंट का मतलब 80% से कम वैल्यू आप अनरजिस्टर्ड से लेते हो, जैसे कि पर सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, द प्रोमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एट द एप्लीकेबल रेट व्हिच इज 28%, मतलब 14% प्लस 14% एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर 80% के कम में आता है तो फिर 28% का जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ डील करने से ही रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होगा और वो भी प्रोमोटर को देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में ये भी बोला सर, याद रखिएगा, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी पेड बाय द प्रोमोटर ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी। मतलब कोई भी कैपिटल गुड्स का खरीदारी हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, उसका जीएसटी जो भी रहेगा वो भी प्रोमोटर से ही रिवर्स चार्ज बेसिस में गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अब प्रोमोटर उसको कहाँ से कलेक्ट करेगा वो प्रोमोटर जाने, बट गवर्नमेंट का रूल यही है, ठीक है सर। ये है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। दोनों तीन हटके पॉइंट था, एक डायरेक्टर और कंपनी के केस में, दूसरा था ई कॉमर्स ऑपरेटर, है ना, एंड तीसरा हो गया रियल एस्टेट वाले। बोलो सर, ये तीन हटके पॉइंट था, क्या समझ में आया आप लोगों को कि कब आरसीएम लगेगा, कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। प्रमोटर के केस में तो इतना ज्यादा लोकल वेंडर होता, कहाँ कहाँ ढूंढेगा गवर्नमेंट? हाँ बोल। प्रमोटर के केस में तो इतना ज्यादा लोकल वेंडर होता है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ढूंढता फिरेगा, इसलिए तो उसी से लेगा ना डायरेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, वही तो बात है कि जब गवर्नमेंट सिंपल देखता है कि आरसीएम का सबसे बड़ा फंडा यही है कि जब गवर्नमेंट देखता है कि इतना सारा लोग ढूंढना मुश्किल है, तो फिर जो सबसे बड़ा बात वहां पर है उसी से ले लो। जैसे जीटीए के केस में देखो ना
कितना सारा ट्रांसपोर्टर है, गवर्नमेंट किसको किसको ढूंढने जाएगा, उससे अच्छा फैक्ट्री वाले से ले लो, है ना। फैक्ट्री को तो ढूंढना आसान है। तो गवर्नमेंट बड़ा साइंटिफिक वे से मैटर को मतलब समझाया है और रूल्स को बनाया है। आप अगर मैटर को समझो, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, आपको ये सब चीज़ एकदम सुपर पानी की तरह लगेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्या है दुनिया, क्या है बिजनेस, मेरे को इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तब आपके लिए जीएसटी गले का फंदा बन सकता है। ठीक है, तो जीएसटी को गले का माला बनाओगे कि उसका फंदा बनाओगे, ये आपका बिजनेस नॉलेज पे डिपेंड करता है। सीरियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर कोई जीएसटी हो या इनकम टैक्स या व्हाटएवर कॉमर्स की कोई भी पेपर, सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर कोई सोचता है कि मैं कुछ बना तो कुछ कर लूंगा, कुछ उखाड़ लूंगा, तो शायद एक आध एग्जाम पास भी हो जाए, बट कुछ करना बहुत मुश्किल है सर। अगर आपको जेन्युइनली चार्टर्ड बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, आपको बिजनेस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, मतलब व्हाटएवर, मतलब बोलते हैं ना शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, बट यू हैव टू कनेक्ट विद बिजनेस वर्ल्ड। किताब का जो भी पढ़ रही है ना सर, उसको रियल लाइफ में कनेक्ट करो। कैसे करोगे हमको नहीं पता, बस घुस जाओ बिजनेस वर्ल्ड में, दिन रात कहीं पर। जरूरी नहीं कि हर कोई बिजनेस करे, बट एटलीस्ट बिजनेस वर्ल्ड में चलता क्या है इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। मैक्सिमम केस में क्या होता है ना, इंटरव्यू में लोग फंस जाते हैं, कितना अच्छा अच्छा रिजल्ट करके मैं देखता हूँ इंटरव्यू में जाके फंस जाता है। क्यों? बिकॉज वो अगर बिजनेस वर्ल्ड मतलब अच्छा अच्छा मार्क्स लेके इंटरव्यू में बैठ गया। अभी मार्क्स देख के थोड़ी कोई जॉब देता है, वो तो बोलेगा भाई रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करोगे। मार्क्स अच्छा है तो फिर बताओ, सिंपल बात है। तो मार्क्स के साथ साथ रियलिटी भी चेक करेगा आपका, तब पीछे नहीं जाना है सर, तब आगे बढ़ना है। ओके, अब आ गया सर वो घड़ी जिसका हमें सबको इंतजार था। क्या सर? कॉम्पोजिशन लेवी, जिसके बारे में तब से बात कर रहा कि आपको मैं कॉम्पोजिशन लेवी आज बताऊंगा, बिकॉज ये सबसे हॉट एरिया ऑफ डिस्कशन है चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ऐसे रिवर्स चार्ज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कॉम्पोजिशन लेवी भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रॉम रियल लाइफ एज वेल एज एग्जाम परस्पेक्टिव। इसीलिए तो ये जो मैं बार बार बिजनेस का बात करता हूँ ना सर, इसीलिए सीए हो या सीएस हो या सीएमए, इन तीनों पढ़ाई में एक चीज़ कॉमन है। क्या है सर? ट्रेनिंग। तीनों पढ़ाई में एक चीज़ कॉमन है, ट्रेनिंग सबको करना पड़ता है। चाहे आर्टिकल ट्रेनिंग के नाम से बताएं, कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलो, ठीक है, सीएमए में जैसे सीएमए में आर्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, सीएमए में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना। आपको किसी ना किसी फार्म के अंडर काम करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज आप बिजनेस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए मैक्सिमम क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, और अगर फार्म में घुस जाता है ना, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंसता है। मैं बहुतों का करियर खत्म होते देखा हूँ। ठीक है, तो करियर को खत्म नहीं करना है सर, नॉलेज लेके एंटर करो। ठीक है, विथ प्रॉपर नॉलेज, थोड़ा सा, मतलब देखो ऐसा नहीं कि सारा का सारा नॉलेज आप एक बार में इकट्ठा कर लोगे, पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट जो बेसिक एरिया है, जहाँ जहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है, इतना तो आपको आना चाहिए। जैसे एक सिंपल बात करते हैं ना, अगर आपको क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, मानो कि आप ड्यूज खेलना चाहते हो, ड्यूज क्रिकेट होता है ना सर, उसमें आपको टेक्निक बहुत चाहिए होता है। अगर आपको क्रिकेट का बेसिक एबीसीडी नहीं पता और कोई आपको बोला कि भाई जा नेट में जाके दिखा तो कैसे क्रिकेट खेल पाता है, और वहाँ टॉप टॉप बॉलर जो है वो आपको बॉलिंग करेगा, आप फंस जाओगे सर, डर के मारे आधा हो जाओगे। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा। मतलब कुछ करने से पहले कुछ आना चाहिए, मतलब उसके लिए आपको पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं देखा था क्रिकेट जब मैं खेलता था, तब मैंने देखा कुछ आता नहीं है, फार्म में मतलब कैंप में पहुंच गया और नेट में जाके बैट पैड लेके खड़ा हो गया। कहाँ से खेला सीखा? टीवी देख देख के। तो एक कोच आया, बोलते हैं कि बाबू, तो बोलते हैं कि नहीं, सबसे जो तेज बॉल फेंकता है उसको बोलो हमें बॉल करे। तो बॉल किया, गैद करके ऐसा जगह में लगाना उस लड़का को। फिर कोच जो था ना बहुत गुस्सा हो गया, फिर उसको बोला कि तुम रोज आके ना ग्राउंड पे 5 पाक दौड़ना, 1 साल तक तुम बैट हाथ मत लगाना, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही होता है। इसलिए ये नॉलेज रेडी तो करना है, फिर उसको अप्लाई करने के लिए आपको इसीलिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाता है, तभी जाके आप क्या होते हो, सोना बनते हो सर, सोना। ओके, चलो सर। देखो
कॉम्पोजिशन लेवी क्या है? ये कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बात करता है। सर ये इन सिंपल वे में अगर आप मुझे पूछोगे कि सर कौन है ये कॉम्पोजिशन वाले, तो बेसिकली स्मॉल रिटेल या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, छोटा छोटा जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए हैं, जो अकाउंट्स का किताब मेंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज एक अकाउंट्स मेंटेन करना उनके बस का बात नहीं है। बिकॉज ज़रूरी थोड़ी है कि सब कोई कॉमर्स पढ़ के बिजनेस करेगा। अरे ऐसा ज़रूरी है क्या कि बिजनेस करने के लिए कॉमर्स पढ़ के आना चाहिए या फिर अकाउंट्स मेंटेन करना आना चाहिए? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, कोई भी बिजनेस कर सकता है, किसी भी बिजनेस कर सकता है ना। तो फिर ये उनके लिए है जो बिजनेस तो करेगा बट बिजनेस में वो काफ़ी सारा चीज़ मेंटेन नहीं कर पाता, स्पेशली मतलब ये जो कॉम्पोजिशन लेवी है, ये पहला बात तो वॉलेंटरी है एंड ऑप्शनल स्कीम है, आप ले भी सकते हो ना भी ले सकते हो। अच्छा, दूसरा बात, कॉम्पोजिशन लेवी का एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या खेल है सर, ये कंप्लायंस जो है ना इसका। सर कंप्लायंस मतलब वही टैक्स रिटर्न फाइल करना, पेमेंट जमा करना, टैक्स जमा करना, रिटर्न जमा करना, इसको कंप्लायंस बोलते हैं। मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का एरिया है ये ईजी है, ठीक है, कोई अकाउंट्स या रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। और इसका और सबसे बड़ा बात है कि सिंपल एनुअल रिटर्न जमा करो और क्वार्टरली टैक्स पे करो। एनुअल रिटर्न एक ही बार जमा करना होता है, जिसमें आपको सारा का सारा डेटा को जमा मतलब लिख के एक ही बार साल में आपको रिटर्न में जमा करना पड़ता है। एक चैप्टर आता है ना सर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न का, उसमें कौन सा टैक्स कब कब देना है, उसका पूरा एक फॉर्म और ये टाइमिंग्स आपको बताया जाता है, ठीक है। तो उसमें तब मैं डिटेल्स में और बताऊंगा, बट सिंपल इतना याद रखो कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपका सिंपल एनुअल रिटर्न होगा और क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, ईजी कंप्लायंस होगा, कोई अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में ये मेनली तो फिर ये चीज़ से समझ में आ रहा है, ये वॉलेंटरी भी है एंड ऑप्शनल भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं रहोगे ना तो बहुत जगह में अटक जाते हो, बैंक लोन वगैरह में मुश्किल हो जाता है, इसलिए जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी हो जाता है बहुत लोगों के केस में, ठीक है। इसलिए कई बार है तो वॉलेंटरी है, ऑप्शनल, बट फिर भी लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी हो जाता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट में आपको बांध दिया जाता है। तो कॉम्पोजिशन लेवी स्पेशली फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट्स ओनर्स, ठीक है, रेस्टोरेंट वालों के लिए भी इस तरह का चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों को मैंने वेराइटीज ऑफ रेट ऑफ टैक्स दिखाया क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी के अंदर, जहाँ पर आपको रेट ऑफ टैक्स का पूरा एक लिस्ट देख के आया, सर्विस का, गुड्स का, ठीक है। तो क्या कॉम्पोजिशन वाले को सेम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है सर या उससे कम, क्या लगता है? रेगुलर टैक्स? उनको एक हाँ पर्टिकुलर बोल। अमाउंट देना पड़ता है, रेगुलर वालों की तरह नहीं देना पड़ता, क्वार्टरली पे यस सर, फिक्स इनकम बांधा रहता है, इतना उनको दे देना पड़ता है। यस सर, रेगुलर वालों की तरह नहीं है, ठीक है। रेगुलर वालों की तरह 5%, 10%, 18%, 12%, 28% ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इनका एक सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ होता है, जैसे भी चलो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले कि कितना रेट इनको देना पड़ता है रेट ऑफ टैक्स, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉम्पोजिशन लेवी क्या है, इसका ओवरव्यू, ठीक है। चलो, कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। ऐसे हमारे देश में, इंडिया जैसा कंट्री में स्मॉल टैक्स पेयर्स बहुत होगा ना सर, क्या लगता है आप लोगों को? कंट्री लाइक इंडिया, इसमें स्मॉल टैक्स पेयर्स तो बहुत होगा, कम तो नहीं होगा सर, है ना। कम तो नहीं, बहुत सर, Yes. सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ज़्यादा ऐसा लोग ही सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट इनके ऊपर जीएसटी का पूरा प्रेशर नहीं देना चाहता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो इनसे भी लेंगे, है ना। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स या स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये कॉम्पोजिशन सिस्टम गवर्नमेंट ने दिमाग लगा के निकाला, ठीक है, कि सबको ही दो, थोड़ा थोड़ा करके दो, बट दो। एक लिमिट भी बांध दिया कि किसको कौन कौन कॉम्पोजिशन में आ सकता है और कौन कौन नहीं आ सकता, उसका भी एक लिस्ट है। वेट, अच्छा, कॉम्पोजिशन स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज अप टू प्रेस्क्राइब लिमिट बताता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। देखो भाई, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है वो कॉम्प्लायंस में इतना खर्चा नहीं कर सकता। जैसे मानो कि कंप्लायंस करना मतलब क्या, टैक्स टाइम पे जमा करना, ठीक है, टाइमली टैक्स पे करना, उसका रिटर्न रेडी करना, सबसे बड़ा चीज़, थोड़ा सा गलती हो जाए तो फिर मुश्किल, अकाउंट्स रेडी करना, ठीक है,
अकाउंट्स रेडी करना, रिकॉर्ड रेडी करना, बिल बनाना, इनवॉइस इशू करना, ठीक है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें उनको मेंटेन करना पड़ता है, आईटीसी मेंटेन करना। इतना सारा करने के लिए एक स्मॉल टैक्स पेयर्स जो होते हैं, मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनको किसी ना किसी को रखना पड़ेगा, कोई चार्टर्ड को रखना पड़ेगा, कोई सीएस को रखना पड़ेगा, या फिर कोई सीएमए को रखना पड़ेगा। क्या बोलते हो सर, ऐसा है ना? तो एक सीए का तो कम से कम सैलरी सर कुछ नहीं तो 80,000 के आसपास तो मंथली चार्ज कर ही लेगा एक सीए, है ना? सीएस वाले थोड़ा कम में अगर मान भी जाए 50,000 तो मानी के नीचे तो नहीं मानेगा, सीएमए वाले भी बीच में लटकेगा, 50 भी ले सकता है, 60 भी, 80 भी ले सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हो तो कोई, या फिर चलो कोई बोलेगा सर वो साल भर का क्यों रखेगा, वो बीच बीच में जाएगा और मेंटेन कराएगा, तो भी कम खर्चा नहीं लगता, तो भी उसका कुछ खर्चा लग जाएगा। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंस का कॉस्ट बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है, ठीक है, फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। इनिशियली द स्कीम वाज डिजाइन्ड टू बेनिफिट द स्मॉल ट्रेडर्स, manufacturers and restaurant service providers. So this scheme was fundamentally for the suppliers of goods and only for restaurant service. मतलब बेसिकली फंडामेंटली रेस्टोरेंट सर्विस वाले एंड सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है। हाउएवर सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे क्या हुआ, सप्लायर्स availing composition scheme were permitted to supply other service also, though only up to a small specified value. So there is a content in subsection 1 and subsection 2 of section 10 of the CGST Act, कंपोजिशन स्कीम का एक पूरा डिटेल्स है गुड्स का। चलो देखते हैं इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या बताता है आपको। अंडर दिस स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ 1%, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी लग सकता है, मतलब जहां स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लाइक अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी टाइप्स, ठीक है, तो उस केस में एसजीएसटी होगा या फिर यूटीजीएसटी होगा। तो 1% का कंपोजिशन टैक्स, ठीक है, कंसेशनल रेट ऑफ द टर्नओवर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव टू ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट 5%। समझ में आ रहा है सर? रेस्टोरेंट वाले के लिए 5% और नॉर्मल वालों के लिए, मतलब नॉर्मल गुड्स के लिए 1% ऑफ द टर्नओवर। अब ये टर्नओवर का डिसीजन अभी बताते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे डिसाइड होगा, वेट करो कैलकुलेशन अभी समझाऊंगा। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे करेंगे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल टैक्स पे करोगे, जैसे अगर 22-23 में टैक्स पे करना है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, '21, '22, है ना सर? बात समझ में आएगी नहीं? तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक मैक्सिमम जाना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। कुछ एक्सेप्शन है, वेट, नॉर्मल बात है कि 1.5 करोड़ नॉर्मली। अगर आपको पूछे भाई क्या लिमिट है कंपोजिशन में रहने का, 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो, एलिजिबल टू पे टैक्स एट दीज रेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू, मतलब ये करंट फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं, ठीक है, अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, ठीक है। अगर 21-22 करंट है तो 20-21 का देखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आप ये वाला जो 1% या फिर 5%, रेस्टोरेंट के केस में 5% का रेट यूज कर सकते हो अगर आप कॉम्पोजिशन में रहना चाहते हो तो मतलब 1.5 करोड़ तक टर्नओवर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हो। हाउएवर ए पर्सन engaged exclusively in supply of service other than restaurant service is not eligible for this composition scheme stipulated under subsection 1 and 2. In order to provide benefit of composition scheme to person engaged in supply of service other than restaurant service, restaurant service के अलावा दूसरा भी तो सर्विस होते हैं सर। अरे क्या सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही होते हैं क्या रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरा सर्विस नहीं हो सकता? हाँ, फोटोग्राफर वाले, टेलरिंग सिस्टम में, हाँ, सैलून वाले, ऐसे भी तो कुछ सर्विस होता है, टायर मैकेनिक वाले, हाँ, जावेद हबीब टाइप सैलून वाले, ऐसे भी तो सर्विस होते हैं। क्या रे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रेस्टोरेंट के लिए तो 5% बोल दिया, बट उसको गवर्नमेंट फिर से बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर कंपोजिशन स्कीम टू पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस,
whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh, कितना बोला, 50 लाख। अगर किसी का फाइनेंशियल मतलब सर्विस अगर 50 लाख तक जाता है, ठीक है, टर्नओवर, स्कीम टू पे टैक्स एट द रेट 6%, तो इन दैट केस उनका कॉम्पोजिशन स्कीम पे टैक्स कितना हो जाएगा, 6% का ऑफ द टर्नओवर वाज इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली। अब मिक्स सप्लायर मतलब जो मिक्स्ड अप सप्लाई करते हैं, who is primarily engaged in supply of service other than restaurant service along with marginal supply of goods could also avail the benefit in this scheme। मतलब जो मतलब गुड्स के साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस समथिंग लाइक दैट ऐसे करते हैं, मिक्स सप्लाई करते हैं, तो वो ये 6% के अंदर आ सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम्स आर कंटेंट इन सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A के अंदर इसके बारे में कहा गया है। तो एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 2A hereinafter referred to as composition scheme for service is for small service providers जैसे कि सैलून, स्टाइलिश वाले, हाँ हर सैलून नहीं, स्टाइलिश टाइप, जावेद हबीब टाइप, ठीक है, टेलर्स, थोड़ा मतलब क्या बोलूँ सर, थोड़ा सा हर टेलर के पास जीएसटी लाने मत पहुंच जाओ, ठीक है, आप समझ गए होंगे, स्टाइलिश टेलर, स्टाइलिश सैलून, इस तरह का बात चल रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा लार्ज लेवल पे काम करते हैं, 50 लाख तक जिनका टर्नओवर हो जाता है, इस टाइप का। अगर किसी का टर्नओवर 50 लाख हो जाए ना सर, तो कितना कमा सकता है जानते हो सर? कम से कम 15% करो इसका, 50 लाख का 15% कितना, 50 लाख का 15% करो, कितना हो जाता है सर? 7.5। सर आप लोग कनेक्टेड होगी नहीं कोई? 50 लाख का 15% कितना हो जाता है, बोलो सर? 7.5 ना, हाँ। तो अगर आपका 7.5 लाख एनुअल इनकम ऑलमोस्ट हो जाता है, तभी आप इसके अंदर आ जाते हो, ठीक है। तो इस तरह का सोच गवर्नमेंट यहाँ पर रख रहा है, ठीक है। तो दिस स्कीम प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू सच सप्लायर्स टू पे टैक्स 6% ऑफ द टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख, ठीक है, रेस्टोरेंट छोड़ के बाकी दूसरा और किसी भी टाइप का सर्विस। सप्लायर्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी नीड नॉट वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना सर, HSN कोड वगैरह मेंटेन करना है, दे डोंट नीड टू मतलब मेंटेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, कोड सेक्शन ये सब जरूरी नहीं है उनको। कॉम्पोजिशन HSN कोड का पूरा लिस्ट दूंगा आप लोगों को क्लास, वो क्लास में आपको पूरा डिटेल्स में HSN समझाया गया है, आप जरूर एक बार वो वाला देखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स और सर्विस और बोथ रेट ऑफ GST एप्लीकेबल ऑन देयर गुड्स और सर्विस एटसेट्रा, इसमें उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस ऑल्सो, किसी भी तरह का इनवॉइस रेज करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इनवॉइस रेज के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, ये मतलब फार्दर कोई किसी का हो गया है, ठीक है, तो इनवॉइस कैसे रेज किया जाता है, क्या क्या रहता है, उसका पूरा डिटेल्स उसमें चर्चा होता है। बट सिंपली नीड टू इश्यू बिल ऑफ सप्लाई। यार इनवॉइस ना था, वो बिल ऑफ सप्लाई तो था के इधर क्षेत्र एप्लीकेबल। यस, ये देखो इनवॉइस नहीं करेगा, बिल ऑफ सप्लाई करेगा, बोल तो रहा है ऐसा। सिंपली नीड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है, बट बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। वेयर इज नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द रिसिपेंट, मतलब ये जिसको सर्विस देगा या सप्लाई करेगा, रिसिपिएंट से वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम रिसिपिएंट, रिसिपिएंट से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एन एलिजिबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम shall instead of paying tax on every invoice at the specified rate pay tax at the prescribed percentage of his turnover। इनवॉइस के बेसिस में नॉर्मली रेगुलर वाले के क्या होता है, रेगुलर वाले के केस में इनवॉइस पे GST चार्ज होता है ना, बट इनके केस में इनवॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओवरऑल टर्नओवर डिसाइड करो और उसके ऊपर बेस करके हर क्वार्टर में आप एक GST पेमेंट कर दो, 1%, 5%, 6%, 3 रेट निकल के आया ना सर। एक 1% टाइप रेस्टोरेंट होगा तो 5% टाइप, रेस्टोरेंट छोड़ के कोई और टाइप ऑफ सर्विस होगा तो 6%, जिसका 50 लाख तक है। बाकी इनके केस में क्या बोला सर, 1.5 करोड़ तक अगर टर्नओवर जाता है तो, और इसके केस में बोला अगर 50 लाख तक आपका टर्नओवर जाता है तो। समझ में आ रहा है सर कॉम्पोजिशन, बोलो। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर वो लोग पेमेंट करेगा, थैंक यू सर। ही वुड पे द टैक्स विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ ITC। कॉम्पोजिशन लेवी में ITC क्लेम के बारे में सपने में भी मत सोचना, हाँ सर। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो
तो आपको किसी भी तरह का आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या है, जिन लोगों को पता है आईटीसी, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आईटीसी का सम्स कराया था, ठीक है। अगर बाई चांस इंट्रोडक्शन क्लास मिस किए, फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आईटीसी का एक बार इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ लो, या फिर आईटीसी का जो पूरा क्लास जिन लोगों ने किया उनको तो पता ही है, पूरा आईटीसी का स्पेशल डिस्कशन होता है आईटीसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करवाया जाता है। तो ही वुड पे द टैक्स विदाउट हैविंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय ए कंपोजिशन सप्लायर, तो रिटर्न क्या करेगा, एनुअल पे करेगा, एनुअली रिटर्न फाइल करना है। और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपलसरी, यस, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। अगर कंपोजिशन स्कीम में रहना है रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, इसमें तो आप छुटकारा नहीं पा सकते। The provision relating to the composition levy are contained in section 10 of the CGST Act 2017 and chapter 2 composition levy of Central Goods and Service Tax Rule 2017. The said rules have been incorporated in the discussion. चलो आगे आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुड्स के बारे में एक्चुअली बोला है, मतलब कंपोजिशन स्कीम के बारे में जो गुड्स का बात है, स्कीम फॉर गुड्स 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 एंड स्कीम फॉर सर्विस जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, बस यही बात याद रखिएगा। गुड्स के बारे में कंपोजिशन का गुड्स जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, ठीक है। बस ये दोनों डेटा याद रखिएगा। सर तब से टर्नओवर के बारे में बहुत सारा बात हो रहा है। एक तो आपको समझ में आ ही गया 1.5 करोड़ का एक लिमिट है और एक 50 लाख का लिमिट है स्पेशल टाइप ऑफ सर्विस का। अब सवाल उठता है कि क्या ये लिमिट के बारे में और कुछ जानना चाहिए? यस सर, कुछ जानना है। स्टेट वाइज भी कुछ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, स्टेट वाइज भी कुछ डिफरेंशिएट है, आपको बताना जरूरी है सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स द टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹50 लाख in the preceding financial year for becoming eligible for composition levy for goods. However, provision to section 10 subsection 1 empowers the government to increase the said limit of 50 lakh up to 1.5 crore. ऐसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आपको 50 लाख का लिमिट देता है, बट गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि जरूरत पड़ने से 50 लाख को 1.5 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सर काउंसिल में कौन बैठते हैं? अरे सर मैं आप लोगों को कितना बार समझाया, जीएसटी काउंसिल जो है ये हमारा अलग अलग स्टेट का जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं ना, वो लोग मिलके सीतारमन जी के साथ बैठक करते हैं, है ना। आप चाहो तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के साइट में जाओ और हर मीटिंग में क्या क्या चर्चा होता है एक बार जाके चेक करो, ठीक है। ये रहा जीएसटी काउंसिल मीटिंग और यहाँ पर लेटेस्ट यहाँ पर 44th वाला है, आई थिंक 45th हो चुका है, ठीक है। रिसेंटली एक हुआ, वो पेट्रोल डीजल में जीएसटी लाएगा कि नहीं लाएगा इसके ऊपर एक मीटिंग था, पर अल्टीमेटली कर नहीं पाया। तो जो भी हो, व्हाटएवर जो भी करेगा काउंसिल के मीटिंग के हिसाब से होगा। अच्छा, तो इन व्यू ऑफ द सेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी as granted by first provision of section 10 subsection 1, the turnover limit for composition levy for goods has been increased from 50 to 1.5 crore. ये 7th of March 2019 में नोटिफिकेशन दिया था। इसके अलावा क्या बोला सर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। The said notification further stipulates that the turnover limit for composition levy, very very important point, for goods shall be 75 lakh in respect of the 8 of the special category states. There are 8 special category states in India जिनके केस में टर्नओवर लिमिट जो 1.5 करोड़ है सर, वो 75 लाख में ही सीमित कर दिया गया। आप 1.5 करोड़ तक पढ़े ना, अभी 1.5 करोड़ तक वो कंपोजिशन में रह सकता है। टर्नओवर लिमिट इज 1.5 करोड़, बट देयर आर 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिनके केस में ये 1.5 करोड़ 75 लाख में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। कौन सा स्टेट इसके अंदर आता है सर? नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो आता ही है, ठीक है, जैसे कि अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, मेघालय। इसके अलावा उत्तराखंड है, ठीक है, 2, 4 एंड सिक्किम इधर है, ठीक है, ये 8। लेकिन इनको छोड़ के स्पेशल कैटेगरीज में और भी कुछ स्टेट्स आते हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरीज के अंदर आसाम को भी लिया जाता है, हिमाचल को भी लिया जाता है, जम्मू कश्मीर को भी लिया जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये जो 8 नाम आपको यहाँ पर दिखाना, इस 8 के अंदर आसाम नहीं है, हिमाचल नहीं है एंड जम्मू कश्मीर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनके केस में लिमिट 1.5 करोड़ ही है, 75 लाख नहीं है। याद रहेगा सर, आसाम, हिमाचल, जम्मू, दे आर ऑल्सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, बट इनका टर्नओवर लिमिट
75 लाख नहीं है, 1.5 करोड़ ही है। समझ में आएगा सर? मतलब आपको कहीं ऐसे दिखेगा कि स्पेशल कैटेगरी में तो आसाम भी आता है, हिमाचल भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, फिर भी उनके केस में तो 75 लाख होना चाहिए, बट नहीं, उनके केस में भी 1.5 करोड़ का लिमिट ही बांधा हुआ है। बात समझ में आएगा? हेलो, समझ में आ रहा है? बोलो सर। यस सर। Thus, if aggregate turnover of a supplier in a state or union territory other than special category states, अच्छा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जब भी बोलता हूँ उसमें आप एक्सेप्ट मान लेना आसाम को, हिमाचल को और जम्मू कश्मीर को, बिकॉज दे आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आसाम, हिमाचल एंड जम्मू आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बट जब बात लिमिट की आता है, जब बात लिमिट की आती है तो उसमें इनको नहीं इंक्लूड किया नहीं जाता। ठीक है, बाकी लोगों के केस में 75 लाख तक लिमिट है, बट इनके केस में 1.5 करोड़ का जो बाकियों का है वैसा ही है। इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सेड सप्लायर इज एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम फॉर गुड्स। फर्दर हर एक चीज याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर को ऑल इंडिया बेसिस में लिया जाएगा फॉर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, एक ही पैन नंबर से लिया जाएगा। ठीक है, ये पैन नंबर का क्या खेल है आगे के एग्रीगेट टर्नओवर का जगह में डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, अभी तक मैं आपको जो समझा रहा था इसको अगर मैं इसे फ्लो चार्ट में समझाऊं, ये देखो सर, 75 लाख का लिमिट किसके किसके लिए है? कॉम्पोजिशन लेवी के लिए। टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, अगर आप उत्तराखंड में हो, अगर आप मणिपुर में हो, अगर आप मेघालय में हो, अगर आप मिजोरम में हो, अगर आप नागालैंड में हो, अगर आप सिक्किम में हो, अगर आप त्रिपुरा में हो, तो 75 लाख लिमिट आपके लिए बंधा हुआ है। बट बाकी कोई भी स्टेट्स और अदर स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़। एक बात याद रखिएगा, इनमें जो 8 स्टेट आपको दिख रहा है, इनके छोड़ के और भी कुछ स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि आसाम, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, बट इनको इसके अंदर नहीं लाया गया, उनको 1.5 करोड़ के अंदर डाल दिया गया। इसके पीछे रीजन यही है, जम्मू कश्मीर स्टेट बड़ा है, ठीक है, बिजनेस भी बड़ा होता है, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा बिजनेस में है, ठीक है, इसका कुछ मतलब इस तरह का रीजन ही यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इनका बिजनेस सिनारियो नॉट लाइक दैट, ठीक है, इसीलिए इनको थोड़ा सा ऐसे स्टेट छोटा भी है ये सब स्टेट थोड़ा सा, ठीक है, ये कुछ रीजंस मेनली रखा गया। साथ में नॉर्थ ईस्टर्न के कारण थोड़ा सा स्पेशल, बेसिकली और कुछ नहीं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रॉब्लम है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल होता तो इनको भी वैसी लिमिट में नहीं मानता सर, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, एक्चुअली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मैप में देख सकते हो, एक ही एरिया है लैंड मास के थ्रू से, ये बीच में बांग्लादेश जो टपक गया ना, इसके कारण ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके आप नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हो। ऐसे कोई बोलेगा सर आसाम को भी तो फिर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, बट सर आसाम को भी हाँ मानता हूँ सर, बट फिर भी आसाम थोड़ा बड़ा है, इसलिए आसाम को नहीं लाया गया इसके अंदर, और आसाम में बिजनेस भी बड़ा होता है। बट बाकी जो भी स्टेट्स है लाइक नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, इधर अरुणाचल, इधर सिक्किम, ये सभी स्टेट्स का एक प्रॉब्लम क्या है, ये सभी स्टेट का प्रॉब्लम है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया है ये काफ़ी लो है, ठीक है, इसलिए इनके केस में अगर आप 75 लाख कर लेते हो मतलब बहुत कर लेते हो, ये मान्यता गवर्नमेंट सोचा है, ठीक है। बहुत अच्छा होता सर ये बांग्लादेश का भी भाग ना होता लेकिन ये तो अभी बोलना बेकार है। लेकिन एक चीज़ अच्छा होता अगर ये कोलकाता से समुद्र वाला रास्ते से ये वाला रास्ता को जोड़ दिया जाता, बीच में चिटागोंग, रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मोदी ने, एक ब्रिज बना के चट्टग्राम से त्रिपुरा के साथ कनेक्ट कर दिया था, बहुत फास्ट मूवमेंट होता गुड्स का इस एरिया के साथ, बट पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण अटक जाता है। ओके सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या रे, लिमिट समझ में आया कॉम्पोजिशन डीलर का? है सर। सर एक एग्जांपल देखो, बोलते हैं शूज डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिस इन महाराष्ट्र एंड गोवा, ही मेक्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ दीज ऑफिसेस,
महाराष्ट्र में ऑफिस है, गोवा में भी ऑफिस है। वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं दोनों ऑफिस से, मतलब महाराष्ट्र का सप्लाई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर करता है, गोवा का सप्लाई गोवा से ही करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या पृथ्वीराज कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकता है, उसका सेम पैन है, दोनों स्टेट में इंट्रा स्टेट करता है सर, ठीक है। टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिसेस वुड बी लिमिट में है, 1.5 करोड़ का लिमिट है। क्या वो कॉम्पोजिशन लेवी ले सकता है? आंसर इज यस। पृथ्वीराज कैन ऑप्ट टू अवेल द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन। मतलब ऐसे करेंट जो डिटेल्स है उसके हिसाब से वो कॉम्पोजिशन डीलर बन सकता है फॉर गुड्स ऑफ बोथ द ऑफिसेस, चाहे महाराष्ट्र वाला ऑफिस हो चाहे गोवा वाला ऑफिस हो, दोनों ऑफिस के थ्रू से वो कॉम्पोजिशन डीलर बन सकता है सेम पैन के अंदर, बिकॉज उसका लिमिट भी है और दोनों जगह में वो इंट्रा स्टेट काम भी कर रहा है। समझ में आया सर? और एक एग्जांपल देखो, हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बर्बर, एक मूवी भी बना है ना शाहरुख खान और इरफान खान का, बिल्लू बर्बर, मेरे को वही याद आ रहा है, बिल्लू बर्बर। तो बिल्लू बर्बर, ये जो बिल्लू बार्बर है सर, ये बिल्लू बर्बर हैज हिज सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ठीक है, सेम स्टेट के अंदर ही काम करता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस, टर्नओवर ऑफ बोथ द सैलून्स, मतलब दिल्ली वाला सैलून एंड हरियाणा वाला सैलून, दोनों सैलून से उनको 50 लाख का ही टर्नओवर हो जाता है। बिल्लू कैन अवेल द कंपोजिशन लेवी स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर बोथ द सैलून्स। समझ में आ रहा है ना सर? ये बिल्लू के केस में टर्नओवर लिमिट 50 लाख है ना। अरे बिल्लू के केस में बिकॉज वो सैलून चलाते हैं, इसके लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख है और उसको 6% का रेट बना गया है कॉम्पोजिशन डीलर में। समझ में आ रहा है सर? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं Yes, आ रहा sir. है? एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। अब सवाल ये उठता है सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के थ्रू से बात को समझना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है ये देख लो। चलो इसका एक बड़ा सुंदर सा एक प्रेजेंटेशन है। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर कितना है किसी बिजनेस का, या तो 1.5 करोड़ का होगा, या तो 75 का होगा, या तो 50 लाख का होगा, है ना। 75 लाख में याद रखिएगा 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ओके। बाकी पूरा भारत के लिए 1.5 करोड़ और जो स्पेशल सर्विसेज हैं उनके लिए 50 लाख। तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसके अंदर और क्या क्या इसमें एक्सक्लूड करते हैं? सर सप्लाईज, क्या क्या सप्लाई इंक्लूड करेंगे? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो भी सप्लाई करेगा, टैक्सेबल गुड्स हो, एग्जाम गुड्स हो, एक्सपोर्ट करे, इंट्रा स्टेट सप्लाई करे, सभी चीज उसके अंदर इंक्लूड होता है। हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, दीज आल्सो इंक्लूड, ठीक है। मतलब सेम पैन के अंदर होना चाहिए, सेम पैन नंबर के अंदर। क्या क्या एक्सक्लूड हो जाता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी का अगर कोई स्पेशल सेस प्रोवाइड करता है, मतलब टैक्स जो भी प्रोवाइड करेगा उसको इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया जाएगा। टर्नओवर के अंदर टैक्स नहीं आता, ठीक है। चाहे सीजीएसटी का टैक्स हो, चाहे एसजीएसटी का हो, चाहे यूटीजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे सेस हो। सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब टर्नओवर को काउंट करने के टाइम पे टैक्स अमाउंट को काउंट नहीं करना है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज का पेमेंट आप कहीं पर भी किए हो तो उसका भी जो कलेक्शन आप किए हो ना वो भी नहीं लेना है, ठीक है। आप टर्नओवर के अंदर वो पैसा को काउंट ना करना जो आप रिवर्स चार्ज के हिसाब से कलेक्ट किया, ठीक है, वो आपका टर्नओवर नहीं है। Value of exempt supplies of service provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। किसी भी तरह का इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी है उसको नहीं लिया जाता एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में, ठीक है। तो मेनली इंक्लूड में ये सब आ जाता है और एक्सक्लूड में ये सब आ जाता है, ठीक है। तब जाके आपका क्या मिलता है सर? तब जाके आपका एग्रीगेट टर्नओवर बनता है। याद रहेगा सर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको क्या क्या देखना चाहिए?
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो सर बोलो, आप लोगों का हाँ ना बहुत कीमती है मेरे लिए। है सर। Value of supply made by registered person from 1st April of a financial year up to the date when it becomes liable to registration under this act। अच्छा, और एक बात, जब भी आप exports of interstate supplies को count करोगे, relevant only while determining the aggregate turnover of the preceding financial year, these values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year। मतलब current financial year में अगर आपका कुछ एक्सपोर्ट या इंट्रा हो रहा है ना, इंटरस्टेट का कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको काउंट नहीं करना है, बिकॉज टर्नओवर हम लोग प्रीवियस ईयर का करते हैं। ठीक है, टर्नओवर जो भी देखा जाता है वो प्रीवियस ईयर का देखा जाता है, तो प्रीवियस ईयर का ही रिकॉर्ड हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे लेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा खास। ठीक है, अच्छा ये रहा टैक्स का एरिया। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में कुछ ये स्पेशल एरिया है, ये वाला भी देख लो। रेट ऑफ टैक्स ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। ठीक है, अगर आप गुड्स के बात करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स शैल पे टैक्स कैलकुलेटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड हो कंपोजिशंस के अंदर, और अगर आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जैसे कि मतलब नोटिफाइड गुड्स मतलब इनको छोड़ के आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड सोडा वाटर्स टाइप वेरिएटेड वाटर्स को छोड़ के बाकी चीज़ अगर करते हो और कॉम्पोजिशंस पे हो, तो आपका रेट है 0.5%। ठीक है, मतलब हाफ CGST और हाफ SGST दोनों मिला के 1। सप्लायर्स ऑफ मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 शेड्यूल 2, बेसिकली रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, बेसिकली रेस्टोरेंट सर्विस 2 and 2.5 मतलब 2.5, तो 2.5 CGST एंड 2.5 SGST 5%। और एनी अदर सप्लाईज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 के अंदर वो भी 0.5%, वही मतलब 1। ठीक है, तो ये हो गया मतलब अल्टीमेटली इफेक्टिव रेट 1 + 5 1 5 एंड 1। ठीक है, जो मैं आपको तब से समझा रहा था। अच्छा एक इलस्ट्रेशन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो अभी समझ में आ जाएगा कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन। क्या आप लोग ध्यान से देख रहे हो सर? देखो सर, नील तथा सभी को पूछ रहा हूँ, शिवम, नंदिनी, आप लोग है कि नहीं? ज्योति बोलो सर। यस सर। ओके, टैक्सपेयर्स का नाम क्या है? तोलाराम। ठीक है, क्या नाम है सर? तोलाराम। ठीक है, या टोलाराम जो भी बोलो। ठीक है, ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स हैविंग 1 यूनिट A1, 1 यूनिट का नाम है A1 इन यूपी। यूपी मतलब क्या रे? अरे यूपी मतलब बता। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एंड अनदर इज MP। MP मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यूपी में एक यूनिट है A1 एंड मध्य प्रदेश में एक यूनिट है A2। ठीक है, टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स उसका फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 115 लाख। ठीक है, एक 85 लाख मतलब A1 से 85 लाख, A2 से 30 लाख। टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? The question is compute the amount payable under composition levy under section 10 subsection 1 section 10 subsection 2 of the CGST Act 2017 by तोलाराम। कितना composition tax पे करेगा? क्या हिसाब आएगा बताओगे सर? कितना टोटल composition tax पे करेगा वो? I am waiting for your answer। बोलो सर। बोलो कितना composition tax पे करेगा वो? सर यूपीर क्षेत्रे 5000 और एमपीर क्षेत्रे 10000। यूपी के क्षेत्र 5000 एंड एमपी के क्षेत्र 10000, मतलब कुल मिला के 15000। वेरी गुड सर। देखो अच्छा, है सर। यूपी में 85 लाख है, क्या वो लिमिट के अंदर है सर? टर्नओवर लिमिट ऐसे दोनों मिला के 115 लाख है, तो 1.5 करोड़ तो उसका है ही, है ना?
150 करोड़ तक 50 लाख तक जा सकता है। उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 150 लाख, दैट इज 1.5 करोड़। उसका यूपी है 85 लाख का प्रीवियस ईयर में, तो वो कॉम्पोजिशन में हो सकता है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख इन यूपी एंड 10 लाख इन एमपी, तो 5 लाख का 1% 5000। वेरी गुड सर। और एमपी के केस में क्या होगा? अच्छा, एमपी में 30 लाख का उसका लिमिट बांधा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 लाख का करंट ईयर में, करंट क्वार्टर में हुआ है, तो 10 लाख का 1% 10,000, तो टोटल कुल मिला के 15,000 का कॉम्पोजिशन टैक्स। क्लियर? वेरी गुड सर, वेरी गुड दादा, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन ये सबको क्लियर है? 15,000 कैलकुलेशन कॉम्पोजिशन टैक्स क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो सर। यस सर। थैंक यू। अच्छा, यस सर। तोलाराम, तोलाराम अब नाम है भोलाराम। वाह, सब बंगाली टाइप नाम दिया है, ये सब बंगाल में बोलते हैं ज़्यादातर, तोलाराम, भोलाराम। ओके। टैक्सपेयर्स भोलाराम इज ए ट्रेडर who has opted for composition levy for goods of both taxable and exempted goods। अच्छा, वो दोनों गुड्स का बिजनेस करता है, टैक्सेबल का भी करता है, exempted का भी करता है। गुड्स exempted by way of notification। It has one retail showroom A1 in Punjab, another retail showroom A2 in Rajasthan। दोनों अलग स्टेट हैं। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल exempted गुड। दोनों शोरूम ही exempted एंड टैक्सेबल दोनों सेल करता है। दोनों का टोटल टर्नओवर मिला के कुछ हो रहा है 115 लाख का, 85 लाख एंड 30 लाख, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। टर्नओवर ऑफ शोरूम A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख। उसमें A1 मतलब पंजाब वाला शोरूम 15 लाख, एंड उसमें से 5 लाख है टैक्सेबल गुड्स का और 10 लाख है एग्जेम्प्टेड का। A2 दैट इज राजस्थान वाला शोरूम का टोटल 20 लाख का सेल है, उसमें से 10 लाख है टैक्सेबल का, ठीक है, और बाकी 10 लाख है एग्जेम्प्टेड का। दे आस्क यू कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन लेवी, कितना टैक्स पे करेगा? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 बाय भोलाराम। बोलो सर, बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कितना कॉम्पोजिशन टैक्स पे करेगा भोलाराम? স্যার পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে 5000 আর রাজস্থানের ক্ষেত্রে 10000। पंजाब के केस में 5,000, राजस्थान के केस में 10,000। चलो देख लेते हैं। आई थिंक योर आंसर इज राइट सर। यस, यू आर राइट सर। देखो, पंजाब में टर्नओवर 85 लाख, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर। ऐसे ओवरऑल भी 1.5 है। राजस्थान में 30 लाख, इसमें भी नो इशू। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स का 5 लाख है पंजाब के केस में फर्स्ट क्वार्टर में, है ना। टैक्सेबल गुड्स 5 लाख का है, बाकी एग्जेम्प्टेड है 10 लाख का, तो उसको नहीं लेना है। तो जो टैक्सेबल है उसके ऊपर 1%, तो 5 लाख का 1%। और राजस्थान के केस में 10 लाख का टैक्सेबल है, तो 10, बाकी 10 लाख एग्जेम्प्टेड है, तो 10 लाख का 1% 10,000, तो अल्टीमेटली 15,000। ठीक है। ए सप्लाई रादर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर eligible for composition levy under 10(1) and 10(2) has to pay tax at the rate 1% CGST plus SGST of the turnover of only taxable supplies of goods and service in the state। मतलब जो टैक्सेबल सप्लाईज है उसी में पे करेगा, एग्जेम्प्टेड पे नहीं। ठीक है, क्लियर सर? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ये नोट्स में शेयर करूंगा, आप लोग एक बार इलस्ट्रेशन इसको भी एक बार देख लेना। इलस्ट्रेशन 3, Padmavati is a saloon stylist, वाह, who has opted for composition levy for service having one branch in B1 वसंत कुंज दिल्ली में है, another branch B2 गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में आता है सर, बहुत लोग गुड़गांव को दिल्ली में सोचते हैं, बट ये हरियाणा में आता है। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 ब्रांचेस इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 45 लाख, दैट इज 25 एंड 20। ठीक है, दोनों ब्रांच मिला के, दैट इज B1 एंड B2। Turnover of branches B1 and B2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively. Compute the amount payable under composition levy under section 10 subsection 2A of the CGST Act 2017 by Padmavati। बोलो, समझ में आ गया क्वेश्चन? सर बड़ा सिंपल है। पहला बात इसमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखना था, वो सैलून चलाते हैं ना,
6% होगा। क्या 50 लाख के अंदर टर्नओवर है उसका? हाँ सर, क्या उसका टर्नओवर 50 लाख के अंदर है पद्मावती का? यस। 45 लाख के अंदर आके रुक गया तो 50 लाख तो लिमिट है उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको टैक्स कितना देना होगा कॉम्पोजिशंस में? दिल्ली के केस पे 5 लाख पे 6% लगाएगा और हरियाणा के केस में 10 लाख पे 6% लगाएगा, तो कुल मिला के 90,000 का कॉम्पोजिशन टैक्स देना है। किसको? पद्मावती जी को। क्लियर? देखो सर, अगर आप नॉलेज लेके पढ़ोगे कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। शॉर्टकट मारोगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको डिटेल्स में पढ़ने के लिए बोलता हूँ। मैं भी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, बट देखो सर, डिटेल्स में पढ़ाते पढ़ाते हर चीज़ टच करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। बट आप लोग अपना हैबिट बना लो, अगर चार्टर्ड CS या CA में जो भी बन रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई कोई 2-3 भी बन रहा है, नो, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी पढ़ोगे कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, हर पॉइंट को आराम से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर देखना सुपर इजी लगेगा सब चीज़ें। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक एरिया है टर्नओवर इन स्टेट एंड टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर कॉम्पोजिशन। एक बार घर पे ना गो थ्रू कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी का क्या खेल है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू मस्ट। ठीक है, इसको करके नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा चैप्टर में जाऊंगा। ठीक है सर, और नोट्स में आपको शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। बोलो, चार्ज अंडर GST। ज्योति, ज्योति बोलो, क्लियर है ज्योति? यस सर, क्लियर। ओके, नंदिनी, नील, चौथा, क्लियर ना सबको? हाँ यस सर क्लियर। ओके, ठीक है सर, मैं आप लोगों के लिए एज पर योर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन रेडी कर लिया, मैं आप लोगों को कुछ ही दिनों में शेयर करूंगा। आप लोग अभी टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाओ। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बाय फिर। बाय सर। ओके, गुड नाइट, बाय सर। टाटा।